नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डॉट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी पर लर्निंग अधिगम का अध्ययन करेंगे। जो ये अधिगम है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी इससे क्या प्रोसेस हमारा जो कंक्लूजन निकला है कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है और इससे मतलब सिद्धांत इसके मैक्सिमम पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्ज़ाम पर, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब पर इससे लगभग 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो देखिए, इसका अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं, तो ये पहली परिभाषा हम देख रहे हैं स्किनर। ये टाइपिंग एरर हो गई है, ये स्कैनर नहीं है, ये स्किनर है। स्किनर महोदय ने जो लिखा था, उन्होंने क्या बताया था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो अधिगम है एक दूसरे का मतलब छात्र और शिक्षक के मध्य की। वुडवर्थ जी ने इसे पर बोला है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। जो नवीन ज्ञान है और नवीन प्रक्रियाएं हैं, उनको सभी को, यानी जो बच्चा है उसके पास वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वो सीख रहा है और सीख करके फिर उसमें नई चीज़ का विकास हो रहा है। ये वुडवर्थ के अनुसार डेफिनेशन थी अधिगम की। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, इन्होंने क्या बोला कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नेक्स्ट पे लिखा है गेट्स एवं अन्य के अनुसार, इन्होंने क्या लिखा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब जो भी हम, अगर कोई भी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, किसी को हम बता रहे हैं, तो उसके अनुभव में लगातार वृद्धि होती जा रही है और उसका प्रशिक्षण भी एक उचित तरीके से चल रहा है, तो उसके व्यवहार में भी उचित परिवर्तन दिखने लगता है। और ये किसके कारण होता है? ये उचित अधिगम के कारण होता है। और ये जितने भी अधिगम के प्रोसेस हैं, तो इन पर मेन चीज़ होता है कि इनकी विधियों का, जैसे पहली विधि है करके सीखना, फिर दूसरी है निरीक्षण विधि, अनुकरण विधि, परीक्षण विधि, वाद विवाद विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, मिश्रित विधि। ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये अधिगम की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। अंतराल विधि है, सतत विधि है, प्रगतिशील विधि, वाचन विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि। ये सारी विधियां जो हैं, ये अधिगम की को बढ़ाने में, उसको सुचारू रूप प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन विधियों का। और डीएलएड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अधिगम की विधियाँ बताइए। आप देखिए, इस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, हमारे मेन फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। दूसरा परिपक्वता का, कि यदि बच्चा छोटा है और हम उसको बड़ी क्लास की चीज़ बता रहे हैं तो वो उतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाएगा जब तक उसका मानसिक विकास उतना नहीं हो चुका होगा। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास, विषय सामग्री का स्वरूप। अब विषय सामग्री का स्वरूप, हम किसी भी जैसे होते हैं कि जटिल से सरल की ओर, अंत से शुरुआत, तो ये जैसे पेड़ के बारे में हमको बताना है तो हम अपने विषय सामग्री का स्वरूप एक उचित तरीके से किए हैं तो अधिगम अच्छा होगा। सीखने का समय व थकान, प्रेरणा, सीखने की इच्छा, अध्यापक के सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, संपूर्ण परिस्थिति, ये सारी चीज़ें आपको अधिगम को प्रभावित करेंगी। अब देखिए, इस पर अधिगम की जो सिद्धांत हैं, कुछ मूल रूप से जो मेन सिद्धांत दिए गए थे, तो वो मेन थे थार्नडाइक के। और इनके जो सिद्धांत थे ये मुख्य रूप से 8 थे। इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए थे। 8 नियम, जिनमें से 3 प्रमुख थे, इनके 3 प्रमुख नियम थे और 5 गौड़ नियम थे, और दोनों मिला करके आपके ये 8 नियम हो गए। 8 नियम इनके टोटल हुए। तो जो इनके मुख्य नियम थे, मुख्य नियम कौन सा था? पहला था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इससे क्या मतलब है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा। यदि उसकी इच्छा है, उसकी आकांक्षा है, तो उस कार्य को तुरंत कर पाएगा या तत्काल कर देगा। जैसे हम किसी भी जानवर को पानी पिलाने के लिए नदी में ले गए, अब यदि उसका पानी पीने का मन नहीं है तो हम उसको नदी तक तो ले जाएंगे, पानी तक, तालाब तक तो ले जाएंगे, लेकिन यदि वो पीना नहीं चाहता है तो हम उसको नहीं पिला सकते, यदि वो पानी पीने के लिए तत्पर ही नहीं है। यानी ये तत्परता का नियम इनका रहा है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम से क्या मतलब? एक ये आप सुने होंगे, करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। यानी हम लगातार अगर उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी इस पर इनका पहला नियम रहा है। अभ्यास के 2 नियम दिए थे इन्होंने। पहला नियम था कि उपयोग का नियम। उपयोग के नियम से क्या मतलब था इनके? उपयोग के नियम से, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी, यानी वो हमारे माइंड में पहले से फिक्स है।
अगर लगातार हम उस चीज़ का उपयोग करें, जैसे अल्फ़ाबेट हम सीखें, हमने तो बचपन में सीखा लेकिन आज तक उस चीज़ में कभी हम कोई परेशानी नहीं आ रही है, लगातार हम उस चीज़ को तुरंत समझ जा रहे हैं। ये उपयोग के नियम क्या है, क्योंकि हम उसको लगातार उपयोग कर रहे हैं, हम नहीं भूले ना, हमने जो है टेबल भूली, पहाड़ वगैरह कुछ नहीं भूला। तो ये सब उपयोग के अंतर्गत, और यदि हम उन चीज़ों को उपयोग नहीं करते हैं तो वही चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे भूलने लगती हैं। इसी पर जैसे है तो अनुपयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है, वो चीज़ हमको याद नहीं रह जाती है, वो चीज़ हमको भूल जाती है तुरंत। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट है प्रभाव और संतोष का नियम। प्रभाव संतोष का नियम, इससे क्या मतलब है कि यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यानी अगर हमारी उस पर रुचि है तो हम करेंगे, यदि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमको संतोष है कि नहीं, अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम कौन से नियम थे? ये उनके मुख्य नियम थे। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव या असंतोष का नियम, संतोष का नियम। नेक्स्ट अब आते हैं गौड़ या सहायक नियम। गौड़ नियम हमारे कितने हैं? ये 5 थे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, और नेक्स्ट था संबंधी परिवर्तन का नियम। ये संबंधित परिवर्तन के नियम, ये 5 नियम थे इनके। इन पर पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का मतलब क्या है? कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम उसमें कई सारे प्रैक्टिकल कर डालते हैं, कई सारे, कि यहाँ से अगर मान लीजिए आपको कहीं पहुँचना है तो आप कई रास्तों से जाते हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि सबसे शॉर्ट कौन से इसमें सबसे शॉर्ट रास्ता है, सबसे सुरक्षित कौन सा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो आप उन सारे मतलब एक जगह पहुंचने के लिए आपके कई सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे सुगम कौन सा रास्ता है, आप उस रास्ते को फिर अपनाते हो। यानी कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है। नेक्स्ट नियम आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब क्या है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, मन या मेहनत से करेंगे, सफलता वैसे ही मिलेगी। यदि हमारा मन है उस कार्य को करने के लिए, उस प्लेस तक पहुंचने के लिए, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और यदि हमारा मन ही नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी मेहनत भी नहीं करेंगे, और जैसे हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इससे क्या मतलब है कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। अब हमने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का जो एग्जांपल लिया, यानी ये प्लेयर हल्का हल्का एक एक चीज़ सीख रहे थे, इकट्ठा नहीं किसी चीज़ को सीखे। अब कोई भी कार, मान लीजिए आपको मैथ लगाना, तो आप देखेंगे तो बोलेंगे बहुत मोटी बुक है, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसी को अगर एक एक चैप्टर पे अगर हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे, तो वही चीज़ हम लोग को सुगम लगने लगती है और एक टाइम आता है कि हम उसको पूरा कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, इससे क्या मतलब है हमारा? आत्मीकरण के नियम से हमारा मतलब है कि सादृश्यीकरण। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान से मिला देना। हमने जो ये अल्फ़ाबेट पढ़ा तो हमने बचपन पे पढ़ा, लेकिन अब उसी को हमने आगे मिला दिया, तो हमारा वो जो नेक्स्ट नॉलेज हमको जो समझना है, हमको जिस चीज़ को, उसमें हमको बहुत सहूलता मिलेगी और सरलता रहेगी। ये आत्मीकरण का नियम है। नेक्स्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम, इससे क्या मतलब? क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये संबंधित परिवर्तन का नियम है। आपको जो न्यूमेरिकल से दिए जाएंगे वो उसी टाइप के रहेंगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। अब लैंग्वेज चेंज कर दी गई यानी उसी संबंधित है लेकिन हल्का सा चेंज उस पर आ गया, तो उसी जैसे ये है कि पावलो का कुत्ता जैसे था। नेक्स्ट है इनके उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब जो है अधिगम के सिद्धांत है, हम लोग देख रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। इस पर पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जाना जाता है। ये सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 में यूएसए के वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था इसको 1913 में, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया है उनकी इस बुक पर मिलता है, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। और ये जो प्रयोग किया था ये किस पर किया गया था? इनका भूखी बिल्ली पर। इन्होंने अपना ये प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। और इस पर अब देखिए
उद्दीपक क्या था, यहाँ पे मांस का टुकड़ा कई बुकों पर मिलता है कि मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा या दूध का कटोरा, ये भी कई जगहों पर मिल जाता है कि दूध का कटोरा रखा गया था। अब इसी के अभी कई उपनामों से भी ये जाना जाता है। जैसे पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बांड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब इसका देखिए ये जो मेन फैक्टर था इसका, जो इन्होंने थार्नडाइक ने अपना ये प्रयोग किया था, ये इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर किया था। अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया था और इस पिंजरे का दरवाज़ा सिटकिनी को दबाने से खुलता था। वो जो पिंजरा था जिससे उसको मतलब सिटकिनी को अगर खोलना हो तो उसके दरवाजे की सिटकिनी को हल्का सा दबा दीजिए, अपने आप दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दूध को पिंजरे के बाहर रख दिया गया, जो कि भूखी बिल्ली जो थी वो उसको देख करके बार बार उसको खाने का मन चल रहा था दूध को। तो ये दूध जो है ये उद्दीपक का कार्य कर रहा था और इस उद्दीपक के कारण बिल्ली पर प्रतिक्रिया हो रही थी, रिस्पांस आ रहा था। तो जैसे वो इसको देख रहे तो वो बार बार बाहर आने जाने का मतलब आने जाने का प्रयास करती, लेकिन वो उसके प्रारंभिक प्रयास अभी असफल रहे। परंतु कुछ देर बाद जैसे वो उछल कूद करती रही तो उसका सिटकिनी पर अचानक पैर पड़ा, अचानक सिटकिनी पर उसका पैर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही खुला तो बिल्ली ने दूध पी लिया। थार्नडाइक ने फिर दोबारा यही प्रयोग किया और बार बार यही प्रयोग जब दोहराया गया तो बिल्ली को नॉर्मली ये चीज़ हो गया कि मैं जैसे इसको दबाऊंगी तो ये दरवाज़ा खुलेगा और हम दूध पी लेंगे, यानी बार बार उस चीज़ को किया गया। तो ये जो प्रयास था, बार बार उसका प्रयास था, ये भूल के द्वारा बिल्ली ने दरवाज़ा सीख लिया कि कैसे खोलना है। और ये बच्चों पर भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए कि जिस प्राणी के ऊपर ये प्रभाव डालता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी हम जैसे दूध रखे हैं तो ये किस पर प्रभाव डालता है, बिल्ली पर, तो वो उद्दीपक है। और प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वो मतलब रिस्पांस जो आता है वो क्या होता है, अनुक्रिया। यानी ये जो थार्नडाइक का मूलभूत सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत रहा। और इसी को संबंधवाद भी जानते हैं, एसआर बांड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है मेन रूप से। अब इसको देखिए कि इस प्रकार की विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे उद्दीपक क्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये उद्दीपक क्रिया कौन सी हुई, उसका बार बार जो है दूध को देखना और उस पर जो रिस्पांस आ रहा है वो उसकी अनुक्रिया हो गई। अब बिल्ली के समान ही जैसे कोई भी बालक है, वो अगर खाना खा रहा है तो अगर वो चम्मच से ही खाना खाता है तो वो फिर किसी अदर चीज़ से जल्दी इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको बार बार वो जो है मतलब चम्मच से ही खाना खाएगा। जूते पहनना, वयस्क लोग जैसे होते हैं तो ड्राइविंग करते हैं, टाई की गांठ है, कोई खेल, सब इसी सिद्धांत के द्वारा ही सीखते हैं। थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को शैक्षिक महत्व, जैसे बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये सिद्धांत। नेक्स्ट है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास, सफलता के प्रति आशा, कार्य की धारणा स्पष्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अब देखिए ये कार्य की धारणा स्पष्ट है, शिक्षा के प्रति रुचि है, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए भी उपयोगी है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी इसके अंतर्गत हो जाता है। अब ये हमने जो इससे पढ़ा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत था, इस पर नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस जनरेट किए जाएंगे एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से क्वेश्चन जरूर ही सीटेट पर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको देखते रहिए और इसको सॉल्व भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।